वेलकम करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुकुल। प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने छोटे और बड़ों का ख्याल भी रख रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम और हमारी टीम एक बहुत ही बेहतरीन बैच फाउंडेशन बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियली होगा। आपको पता है कि ये जो फाउंडेशन बैच है, इसके लिए पूरी की पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया है और अपने कंटेंट को बेस्ट बनाने का प्रयास किया। आप जितना भी वनडे का एग्जाम देंगे, लाइक एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे या स्टेट के एग्जाम, कोई भी एग्जाम देंगे, उन सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ही हम लोग चीजों को क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। और 100% गारंटी के साथ हम लोग ये बात कह सकते हैं आपके साथ कि इस नोट से बाहर चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, अब हम बात करें कि सर आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी बाय मनोज। तो इंडियन ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी कहां से आया, ज्योग्राफी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफी किस शब्द से आया, ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है, ज्योग्राफी के फादर कौन होते हैं, मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर कौन है, एंशिएंट ज्योग्राफी के फादर कौन है, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के फादर कौन है, इन सारे के सारे पहलुओं पे हम लोग डिस्कशन करें। मानचित्र की खोज किसने की, ग्लोब की खोज किसने की, है ना, इंडियन मैप की खोज किसने की, इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग, और ज्योग्राफी को जो महान ज्योग्राफर थे उन्होंने कैसे इसको क्लासिफाई किया, और देन हम अपने पढ़ने के हिसाब से ज्योग्राफी को कैसे क्लासिफाई करेंगे, इन सारे के सारे टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दूसरी बात, यहां पे फिर हम लोग अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में चीजों को पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, विद मैप और विद जो हमारा कंटेंट होगा टोटली बाइलिंगुअल होगा। इन सारी चीजों के ऊपर आपको क्या करना है, ध्यान देना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो थोड़ा ध्यान से चीजों को समझना। पहले तो हम यहाँ की इसकी एक डेफिनेशन लेंगे, छोटी सी डेफिनेशन। उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे अर्थ के बारे में। आपसे अगर हमें क्वेश्चन पूछे कि अर्थ का हमारे शेप, हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, तो बहुत सारे लोग बहुत अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन अभी हम बताएंगे ज्योग्राफी के टर्म में अर्थ के शेप को हम क्या बोलते हैं। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर वर्क करेंगे कि सर ये जो इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन क्या है ज्योग्राफी की। बात करें भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हमारी चर्चा होगी। हम पहले बात करेंगे सर व्हाट इज ज्योग्राफी, भूगोल क्या है, एक बेसिक डेफिनेशन लेंगे, फिर हम और डेप्थ में चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सर भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों, जैसे पर्वत हो गया, महादेश या कॉन्टिनेंट जिसको हम कहते हैं महाद्वीप, महासागर हो जाएगा, देश हो जाएगा, नगर हो जाएगा, नदी, समुद्र, झील, जल संधि, मानसून, वन, वनस्पति आदि का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। याद रखना, उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल। भूगोल यह समझाने की कोशिश करता है कि चीजें कहां पाई जाती है, कोई भी चीज कहां पाई जाती है, वहां क्यों पाई जाती है, और समय के साथ वे कैसे विकसित और बदली। तो 3 क्वेश्चन का जवाब हमारा ज्योग्राफी देता है। आशा करते हैं ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, और ज्योग्राफी किन सवालों का आंसर देता है ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, यही सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई देखना चाहते हैं, देख लीजिए। सर ज्योग्राफी इज द साइंस बाय विच द अपर फॉर्म ऑफ द अर्थ एंड इट्स नेचुरल डिपार्टमेंट सच एज माउंटेन, कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, कंट्रीज, सिटीज, रिवर, सीज, लेक्स, स्ट्रेट, मानसून, फॉरेस्ट, वेजिटेशन एक्सेट्रा, इन सब चीजों की स्टडी जहां पे करते हो क्या, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर फाउंड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई दे आर देयर, वो वहां क्यों पाया जाता है, और उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या चेंज हुए टाइम के दरमियान। इन सारे 3 क्वेश्चन का जवाब देता है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी डेफिनेशन कितने क्वेश्चन का जवाब देता है, 3 क्वेश्चन का। पॉइंट क्लियर हो गया। अब कुछ महान ज्योग्राफर आएंगे। एक है हमारे स्ट्रैबो,
स्ट्रैबो के अनुसार जियोग्राफी यूनानी भूगोलविद्ता थे। कौन? स्ट्रैबो। तथा इतिहासकार, ये एक जियोग्राफर भी थे और हिस्टोरियन थे, और कहां के रहने वाले थे? ग्रीक। ग्रीस एक कंट्री है। ठीक, बात करें यहां पे सर, इनके अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना। ये किसके अनुसार है? तो ये स्ट्रैबो के अनुसार है, ये डेफिनेशन है। ठीक, दूसरी अगर हम बात करें यहां पे इंग्लिश में थोड़ा समझे तो ज्योग्राफी इज सच एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट whose purpose is to provide people with the knowledge of world, celestial bodies, land, ocean, fauna, flora, fruits and every other object seen in the area of the earth surface। तो ये डेफिनेशन जो हम पढ़े हैं वो स्ट्रैबो के अनुसार हमने इस चीजों को समझा। बट आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों ना तो डेफिनेशन आएगी ना तो कोई जियोग्राफर आएगा, ये नॉलेज को तुम्हारे बढ़ाने के लिए क्योंकि हमने आपको बताया है कि यहां पे जो भी चीजें हम पढ़ेंगे बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से चीजों को उठाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए हमने आपको क्या किया, डेफिनेशन भी बता दी। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि आखिरकार हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। तो जरा सोचो प्यारे बच्चों, गोल कैसे हो सकती है? हमारे पृथ्वी में माउंटेन भी है और हमारे पृथ्वी में ओशियन, महासागर भी है, सागर भी है, तो कैसे गोल हो सकती है? एक तरफ गहराई एक तरफ ऊंचाई, तो गोल नहीं हो सकती है। तो ज्योग्राफी के टर्म पे हमारा से अर्थ का शेप क्या है? जियोइड इन नेचर है, जियोइड शेप। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ का शेप कैसा है, तो जियोइड है। पृथ्वी का शेप का ये देखो यहाँ पिचका हुआ है, यहाँ पे देखो उठा हुआ है, तो देखोगे तो हमारे अर्थ का शेप गोल नहीं, अंडाकार नहीं, क्या है? जियोइड इन शेप है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। दूसरी बात, अब हम चर्चा करेंगे मेन जो कॉन्सेप्ट अब हमारा शुरू होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से अभी तक जो भी चीजें हमने आपको बताया प्यारे बच्चों, वो आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे चीजों को शेयर किया। दूसरी बात, अब हम यहाँ पे जो चर्चा करेंगे, सर जियोग्राफी किन शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, एक जियो और एक ग्राफी। सर जियो का जो मीनिंग होता है वो होता है पृथ्वी या अर्थ इंग्लिश में, और जो ग्राफिया मतलब होता है इसका मीनिंग होता है वर्णन करना। तो एक सिंपल डेफिनेशन हमारे पास यहां पे बन सकती है, पृथ्वी का वर्णन ही क्या है? भूगोल अर्थात जियोग्राफी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्या? जियोग्राफी। दूसरी बात अगर हम बात करें यहां प्यारे बच्चों कि जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। जो कहा कि ग्रीस एक कंट्री है, वहां की भाषा क्या है? ग्रीक। और इसको हिंदी में यूनानियों या यूनानियों के द्वारा दिया गया शब्द। बात करें, ज्योग्राफी इज अ ग्रीक वर्ड एंड हैज बीन गिवन बाय क्या? ग्रीक्स। दूसरी बात, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारतीय भूगोलविद आर्यभट्ट, जो कि एक क्या है? महान मैथमेटिशियन ने उनकी बुक सूर्य सिद्धांत में दिया। हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है कि सूर्य सिद्धांत बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो सूर्य सिद्धांत बुक है आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत बुक क्या हुई है? लिखी गई। और इसी में उन्होंने क्या किया? सबसे पहली बार भूगोल नामक शब्द का प्रयोग किया। दूसरी बात, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार ग्रीक पंडित इराटोस्थनीज, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसे जियोग्राफर का नाम बताओ जिसने सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया है। याद रखना, जियो, ये जो इराटोस्थनीज है, इराटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है, तो याद रखना वो है इराटोस्थनीज। दूसरी बात, भूगोल का जनक, हमने बताया था भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर? हिकेटियस को। और हिकेटियस के द्वारा ही एक किताब लिखी गई है बच्चों, हिकेटियस के द्वारा ही एक बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है? जेस पीरियोडस, जेस पीरियोडस। और इसमें उन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया। इस बुक में किसकी चर्चा की है?
तो पृथ्वी का वर्णन किया। याद रखना, सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का वर्णन अपनी पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया। सबसे पहले भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल एलिमेंट का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया है, किसमें, अपनी बुक में, जेस पीरियोडस। क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो सिंपल आपको आंसर देना हिकेटियस। हिकेटियस के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई प्यारे बच्चों, तो आप बताएंगे, कहेंगे कि सर हिकेटियस के द्वारा जो बुक लिखी गई उसका नाम है जेस पीरियोडस। उसमें उन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया। आशा करते हैं पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक, चीजों को बार बार रिवाइज करना है आपको। भूगोल किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। भूगोल के फादर कौन है, हिकेटियस, याद रख। आगे चर्चा करें, सर व्यवस्थित भूगोल क्या होती है। भूगोल के पिता पूछेगा, पितामह पूछेगा, फादर पूछेगा तो हिकेटियस का नाम बता। अगर सिस्टमैटिक भूगोल के का फादर पूछेगा तो प्यारे बच्चों इरेटोस्थनीज। इन्होंने ही सबसे पहली बार, फर्स्टली, सबसे पहली बार इन्होंने ही क्या किया था, याद करो, इन्होंने ही जियोग्राफिका, क्या, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया, इरेटोस्थनीज। अब इरेटोस्थनीज थे कौन, वे एक यूनानी गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार थे। सोचो, मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। इन्होंने जियोग्राफिका शब्द दिया, मतलब प्रयोग सबसे पहली बार किया 5वीं ईसा पूर्व, थोड़ा उल्टा लिख गया, 5वीं ईसा पूर्व या ईसवी शताब्दी में रहते थे। 5वीं शताब्दी के क्या थे, शांति। बात किया जाए, ही वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, जियोग्राफर, पोएट एंड एस्ट्रोनॉमर एंड म्यूजिक थ्योरिस्ट हु गेव द वर्ड जियोग्राफिका। बहुत बार एग्जाम में आ चुका। वह ज्योग्राफी शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हें ग्रह की एक छोटे पैमाने पर भी क्या थी, समझ थी। मतलब वो प्लैनेट के बारे में भी जानते थे थोड़ा बहुत, छोटे पैमाने पे, मतलब स्मॉल स्केल पे। दूसरी बात किया जाए, जिसने उन्हें पृथ्वी की परिधि की गणना करने के बारे में बताया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पृथ्वी की परिधि मतलब ऐसे जियोग्राफर का नाम बताइए जिन्होंने पृथ्वी की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस के बारे में नॉलेज दिया हो, ज्ञान दिया हो, तो वो कौन है, हमारे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज से 2 क्वेश्चन पूछा जाए। इरेटोस्थनीज ने ही अर्थ की, याद रखना बच्चों, इरेटोस्थनीज ने ही अर्थ का, जो अर्थ है, अर्थ के सरकमफ्रेंस के बारे में, किसके बारे में, सरकमफ्रेंस के बारे में बताया है। मतलब अर्थ की परिधि के बारे में, पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया। 2 क्वेश्चन यहां से इनसे बने। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के जनक कौन है, इरेटोस्थनीज। इन्होंने सबसे पहली बार ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने ही सबसे पहली बार सरकमफ्रेंस शब्द का प्रयोग किया है, अर्थ की परिधि के बारे में बताया। दूसरी बात, ये बात पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को याद रखना मॉडर्न ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महान व्यक्ति थे ये, याद रखना। वे जर्मनी तत्कालीन प्रशा के भूगोलवेत्ता, प्रकृति विज्ञानी और खोजकर्ता थे। इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो क्या बताओगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। बात किया जाए, इन्होंने कॉस्मोस नामक किताब लिखी, याद रखना, इन्होंने कॉस्मोस नामक किताब लिखी तथा इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बताया। इन्होंने ही पहली बार क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया और जलवायु विज्ञान को भी समझाने का प्रयास किया। याद रखना, क्वेश्चन यहां से इनसे कितने बन सकते हैं। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो क्या बताओगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम क्या था, कॉस्मोस। इन्होंने ही सबसे पहले जलवायु मतलब क्लाइमेटोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान बताया। दूसरी बात याद रखना, दूसरी बात, इन्होंने ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स के बारे में भी हमको थोड़ा बहुत बताया। किसके बारे में, यूनिवर्स के बारे में भी इन्होंने क्या किया है, बताया है प्यारे बच्चों। तो कॉस्मोस नामक किताब इनके द्वारा लिखी गई, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत बताया और इन्होंने यूनिवर्स के बारे में भी हमको
ज्ञान देने का प्रयास किया। दूसरी बात, अब हम बात करें यहाँ पे कि सर याद रखना, अगर ज्योग्राफी का फादर पूछेगा तो क्या बताना, हिकेटियस। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का फादर इराटोस्थनीज। मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर अगर पूछेगा तो क्या बताना है प्यारे बच्चों, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये सारे के सारे पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, दूसरी बात करें मार्टिन बेहम कौन थे, तो याद रखना जो आज ग्लोब है, व्हाट इज ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, तो पृथ्वी का मिनिएचर फॉर्म, द मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, पृथ्वी के छोटे स्वरूप को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब की खोज किसने की अगर पूछा जाएगा तो मार्टिन बेहम ने की, और ये एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। याद रखना कि ग्लोब की खोज किसने की, तो मार्टिन बेहम ने की। अब मार्टिन बेहम के बारे में थोड़ा सी हम लोग जानकारी अर्जित करते हैं, समझने का प्रयास करें। दुनिया में सबसे पहला ग्लोब जर्मनी के मार्टिन बेहम ने बनाया। कहां के रहने वाले थे, जर्मनी के। यह ग्लोब उन्होंने निकोलस कॉपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था। निकोलस के बारे में बहुत बड़ी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। ये जो निकोलस थे कॉपरनिकस, फादर ऑफ सोलर सिस्टम कहलाते हैं। सोलर सिस्टम के पितामह इन्हीं को कहा जाता है, कॉपरनिकस को। कॉपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी और उसके आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रह क्या है, चपटे नहीं गोल है। लेकिन अभी हमने बताया था अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड। दूसरी बात, ये जो ग्लोब दिख रहा है मार्टिन बेहम जी ने बनाया था। बात किया जाए यहाँ पे एनेक्सिमेंडर, याद रखना इन्होंने सर्वप्रथम मानचित्र बनाया। जो वर्ल्ड का मैप दिख रहा है आज आपकी आंखों के सामने, ये जो हमारा वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, ये मैप ऑफ द नोन वर्ल्ड, इसको किसने बनाया है, तो याद रखना एनेक्सिमेंडर ने ही बनाया। किसने बनाया है, एनेक्सिमेंडर। तो कितना मस्त तरीके से आप नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। ग्लोब की खोज किसने की, ग्लोब क्या होता है, मैप में की खोज किसने की, सोचो। यहाँ पे आप इतनी चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मैप भी हमारा क्या होता है, बहुत प्रकार का होता है। पॉलिटिकल मैप होता है, फिजिकल मैप होता है, थीमेटिक मैप होता है। बट जब हम एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच वहां पे पढ़ रहे होंगे तो वहां पे इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे बताएं। अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो जहां से जो क्वेश्चन आ सकता है हम वही चीज पढ़ें, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ताकि आपका एग्जाम क्या हो सके, क्वालिफाई हो सके। एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं आएगी, गारंटी। देखिए आगे बात करें हम लोग कि सर अब अगर हम बात करें भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, तो याद रखना ये है एक हमारे सामने भौतिक, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं, फिजिकल जियोग्राफी। इसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम बोलते हैं क्या, फिजिकल जियोग्राफी। इसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल जियोग्राफी। इसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल जियोग्राफी। ये जो मानव भूगोल है इसे हम बोलते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। क्या बोलते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी। क्या बोलते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी। प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें कि भौतिक भूगोल के जनक कौन है, तो याद रखना इराटोस्थनीज है। और अगर बात करें मानव भूगोल के जनक कौन है, तो याद रखना फ्रेडरिक रेटजेल है। बात किया जाए सर फिजिकल ज्योग्राफी में किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक जलवायु के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक जलवायु, भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी, और महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार आदि के अध्ययन को भौतिक भूगोल कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में जहां हम चर्चा करते हैं, जहां पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भौतिक भूगोल कहते हैं। प्यारे बच्चों भौतिक भूगोल की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। अब कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, भू आकृति विज्ञान जिसको जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, समुद्र विज्ञान जहां समुद्र, ओशिनोलॉजी, ओशियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मैरीन साइंस कहते हैं, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, जैव भूगोल मतलब बायोजियोग्राफी, बायोलॉजिकल जियोग्राफी, बायोलॉजिकल जियोग्राफी के बारे में जहां पे चर्चा करते हैं। दूसरी मृदा भूगोल, यहाँ पे सॉयल जियोग्राफी, सॉयल जियोग्राफी, सॉयल जियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। दूसरी बात अगर हम लोग करें यहाँ पे कि सर ह्यूमन जियोग्राफी क्या होती है,
तो ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों, तो ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव क्रियाकलाप को मानव भूगोल का केंद्र बिंदु माना जाता है। मानव भूगोल में अलग अलग जाति के मानवों के बारे में, मानव के साथ वातावरण का संबंध, मानव के साथ पर्यावरण का संबंध के याद रखना के बढ़े में जानकारी के बारे में होगा। यहाँ पे क्या होगा, बारे में, क्या होगा, के बारे में जानकारी हमें क्या होती है, मिलती है। Human activity is considered to be the focal point of human geography. In human geography, information is found in detail about humans of different races, the relationship between humans and the environment, and the relationship between humans and their environment या the environment। याद रखना, अगर हम बात करें यहाँ पे कि सर डेमोग्राफिक, सांस्कृतिक, इसकी शाखाएं हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, सांस्कृतिक कल्चरल ज्योग्राफी, आर्थिक राजनीतिक मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन जहां पे हम लोग करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलेंगे। बात करें प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुत ही गहराई से आगे देखें तो इसकी बहुत सारी शाखाएं, जैसे सांस्कृतिक पीछे बता चुके हैं, कल्चरल ज्योग्राफी, परिवहन भूगोल, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, जहां हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एयरवेज के बारे में, रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात टूरिज्म, पर्यटन के बारे में, जैसे अयोध्या मंदिर बनी, देखो कितना अच्छा, महाकुंभ के बारे में, ये सारी चीजें के बारे में। जनसंख्या भूगोल और जनसांख्यिकी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी या डेमोग्राफी के बारे में जहां पढ़ते हैं। राजनीतिक भूगोल और भू राजनीतिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी और जियो पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। दूसरी बात, अभी तक आपने देखा क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ल्ड मैप किसने बनाया, तो एनेक्सिमेंडर ने बनाया। ग्लोब की खोज मार्टिन बेहम। भारत का मैप किसने बनाया, आखिरकार मन में आना चाहिए क्वेश्चन कि सर भारत का मैप पहली बार किसने बनाया, तो एनविले ने बनाया। किसने बनाया, एनविले ने बनाया है। और टॉलमी ने विश्व मानचित्र में पहली बार दर्शाया है। ये जो हमारा विश्व का मानचित्र दिख रहा है, हमारे भारत देश के मैप को सबसे पहले किसने दर्शाया, टॉलमी ने। और बनाया किसने है, तो एनविले ने बनाया है। दूसरी बात, अध्ययन हो मतलब पढ़ने के हिसाब से हम अपनी ज्योग्राफी को कैसे डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्या, स्टडी पर्पस। तो स्टडी के पर्पज से हम अपनी ज्योग्राफी को दो कैटेगरी में, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक हम इसको भारत का भूगोल, और एक हम प्रादेशिक या जिसको स्टेट वाइज ज्योग्राफी के नाम से हम जानते हैं, उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं। याद रखना, विषय के रूप में भूगोल के विकास में सर्वाधिक योगदान यूनानियों, रोमन और अरबों का रहा। जितने भी सब्जेक्ट देखोगे उसमें ये लोग बहुत आगे थे, बहुत आगे थे, समझ रहे। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आशा करते हैं ये आपको दिख रहा होगा क्या, पूरी पृथ्वी का क्या है, मैप है आपके सामने। ये है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट बाई एरिया। 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया दिख रहा होगा, अफ्रीका दिख रहा होगा, ठीक, फिर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका, और फिर आपको दिख रहा होगा साउथ अमेरिका, फिर आपको दिख रहा होगा यूरोप, और फिर आपको दिख रहा होगा नीचे यहाँ पे क्या, ये अंटार्कटिका है। ये क्या है, अंटार्कटिका, क्या है, अंटार्कटिका। और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अब अगर हम बात करें बाई एरिया, तो बाई एरिया अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन है, तो इसको हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना बच्चे। देखो बाई एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है हमारा, एशिया। फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा, अफ्रीका। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा, नॉर्थ अमेरिका आएगा। और चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा, साउथ अमेरिका आ जाएगा। और पांचवें नंबर पे कौन आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा, ये 5th नंबर का है। और छठे नंबर का आपको आ जाएगा कौन, यूरोप, ये 6th प्लेस पे है। और 7वें नंबर पे कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये जो मार्क किए हैं रेड कलर से, ये क्या है, बाई एरिया है। अब बाई पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो बाई पॉपुलेशन हम दूसरे कलर का प्रयोग कर लेते हैं। तो बाई पॉपुलेशन हम लोग यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रयोग कर लेते हैं। देखो तो बाई पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट की है, तो एशिया की है। दूसरे नंबर पे किसकी है, अफ्रीका की है दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे किसकी है, यूरोप की है। फिर यहाँ पे देखोगे क्या है, नॉर्थ अमेरिका की है 4 नंबर पे। 5वें नंबर पे क्या है, साउथ अमेरिका है।
और छठे नंबर पे कौन है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें नंबर पे, क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं, क्या, अंटार्कटिका। तो पॉपुलेशन के हिसाब से और एरिया के अनुसार आपने पूरा कॉन्टिनेंट जान लिया, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ये देखा जाए तो वर्ल्ड मैप पे ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत दिख रहा होगा, ये भारत है, ये क्या है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। अब ये इंडिया हमारा वर्ल्ड मैप में ये क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट के कहां पे है, साउथ में, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में है, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में है। और ये जो रेखा जा रही है प्यारे बच्चों, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको। बात किया जाए भूमध्य रेखा, अब ये जो भूमध्य रेखा है, देख लेना यहाँ पे, ये जो भूमध्य रेखा है या जो इक्वेटर है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इक्वेटर से इंडिया की दूरी जो है, इक्वेटर से इंडिया की जो दूरी है 876 किलोमीटर। ये जो दूरी है इक्वेटर और इंडिया की, ये दूरी है 876 किलोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका, 876 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है क्या, इक्वेटर। क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बात तो पूछो, भारत हमारा एशिया के किस छोर में है, तो बोलोगे साउथ। एशिया की जो भारत है और इक्वेटर के बीच की दूरी कितनी, तो 876 किलोमीटर है। यह आशा करते हैं पॉइंट क्लियर होगा। अब ये दिख रहा होगा पाकिस्तान तुमको, ये अफगानिस्तान दिख रहा होगा, ये नेपाल दिख रहा है, ये चाइना दिख रहा है, ये भूटान दिख रहा है, ये बांग्लादेश दिख रहा है, ये म्यांमार दिख रहा है, ये श्रीलंका दिख रहा है। ये सब पड़ोसी क्या है हमारे, ये लक्षद्वीप है। और यहाँ पे देखोगे ये क्या है, अंडमान निकोबार। इन सब चीजों के बारे में बहुत डेप्थ में चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे चर्चा जो करने जा रहे हैं हमारे देश के बारे में, भारत के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। तो पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे यहाँ पे कि सर जो भारत है हमारा, भारत जो भारत नाम है, भारत का नाम कैसे पड़ा। तो आपको पता होगा एक राजा थे जिनका नाम था दुष्यंत, और एक रानी थी जिनका नाम क्या था, शकुंतला। इनके पुत्र का नाम क्या था, भरत, और इन्हीं के नाम पे हमारे भारत देश का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। ठीक, दूसरी बात, इंडिया, यूनानियों ने इसको क्या बोला, यूनानियों ने इसको क्या बोला, इंडिया नाम दिया। याद रखना, जो यूनानी थे, ये जो ग्रीक थे, ये क्या बोलते थे, यहाँ पे आपको पता है इंडस रिवर, ये जो इंडस रिवर है, इस इंडस रिवर को इंडस, ये जो इंडस रिवर है, इसी इंडस रिवर से आया है क्या, इंडस, इंडस से क्या आ गया, इंडिया। ठीक, और ये जो हिंदुस्तान, इसकी भी एक अलग ही क्या है, ईरानी। आपको पता है जितने भी ईरानी हैं, यहाँ पे देखना, समझने का प्रयास करें, जितने भी ईरानी हैं, अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि सर जितने भी ईरानी सब इधर ही से आए, है ना। तो जब ईरानी आए, मतलब जो ये जो पर्शियन थे, ये जो पर्शियन थे इधर ही से आए, तो यहाँ आपको क्या है, इंडस, कौन सी रिवर है, याद करो, इंडस रिवर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता था, सिंधु। क्या बोला जाता था, सिंधु नदी। क्या बोला जाता था, सिंधु नदी। याद रखना, ये जो सिंधु है, ये जो पर्शियन थे, ये सा का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे। ये सा को क्या बोलते थे, ये सा को बोलते थे हा, सा को क्या बोलते थे, हा। तो ये सिंधु को क्या पढ़ते थे, हिंदू। क्या पढ़ते थे, हिंदू। इसको क्या पढ़ते थे, हिंदू। सिंधु को क्या पढ़ते थे, हिंदू। और जैसे ही सिंधु को ये लोग हिंदू पढ़ते थे, तो इनके मुंह से निकलना शुरू हो गया हिंदू मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, क्या, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, आशा करते हैं ये पॉइंट। और आर्यवर्त, आर्यों के निवास, आर्यों के निवास स्थान को हम क्या बोलते हैं, द एबोर्ड ऑफ द आर्यन इज कॉल्ड क्या, आर्यवर्त। आर्यवर्त बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आर्यवर्त बोलते हैं। क्या बोल, भदौरिया जी थोड़ा इधर आएंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्यवर्त बोलते हैं। इसको थोड़ा देखिए, थोड़ा सा देखिए भाई, थोड़ा सा वेट करिए, जैसे कि नया डिजिटल बोर्ड है तो थोड़ा सा टेक्निकलिटी यहाँ पे हो जा रही है। ठीक, टेक्निकल प्रॉब्लम। देखो, कोई बात, तो यहाँ पे थोड़ा सा बात आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि सर ये जो प्राचीन जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप जो है हमारे सामने, जम्मू द्वीप प्राचीन ग्रंथों में
इसको हम क्या बोलते थे, जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था, ठीक, क्योंकि एशिया में है, एशिया को ही हम जम्मू द्वीप बोलते थे, इसलिए हम यहाँ पे ये सारी चीजें। भारतीय संविधान में भारत के हमें दो नाम मिलते हैं, तो हमारा आर्टिकल नंबर फर्स्ट, आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ क्या है, स्टेट, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत हमारा राज्यों का संघ, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो आर्टिकल नंबर पहले में ये बात चर्चा की गई। दूसरी बात अगर हम लोग करें यहाँ पे कि सर पूरे विश्व के मानचित्र में हमारा भारत देश कहाँ दिख रहा है, तो ये देखो आपके सामने दिख रहा होगा वर्ल्ड मैप, ये क्या है, वर्ल्ड मैप। अब इस वर्ल्ड मैप में आपको अपना भारत कहीं दिख रहा है भाई, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, वर्ल्ड मैप, यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है आपको, वर्ल्ड मैप। अब यहाँ पे ये आपको अपना भारत दिख रहा होगा, ये चाइना है, यहाँ ये थाईलैंड है, ये साउथ कोरिया है, ये जापान है, ये मंगोलिया है, ये रसिया है, ये कजाकिस्तान। याद रखना पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट 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 लैंडलॉक लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन, कजाकिस्तान, ठीक। लैंडलॉक कंट्री क्या होती है अभी आगे आएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करें, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ईरान, सऊदी अरब, ये सारे के सारे लोकेशन आपको याद हो जाएंगे जब हम लोग वर्ल्ड मैप की वर्ल्ड क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे, मैप के बारे में जो आपको बताएंगे, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे रट जाएगा। दूसरी बात अगर हम लोग करें यहाँ पे कि भारत, अभी पता है हमारा जो भारत है, भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें दिल्ली है, एक चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली जिसकी राजधानी क्या है, दमन है, ठीक। बात किया जाए दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, इनको 2019 में क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, क्यों, क्योंकि इनका साइज बहुत क्या था, छोटा था, ठीक। अब ये देखो, ये यहाँ पे देखोगे तो ये छोटी छोटी जगह पे यहीं पे है, तो इनका साइज छोटा था और पास पास थे, इसलिए इनको मर्ज कर दिया गया, ठीक। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है, क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ये दिख रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है ना। दूसरी बात करें, ये दिल्ली दिख रहा होगा, ये यहाँ पे चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा की दोनों क्या है, कंबाइंड कैपिटल है। दूसरी बात करें हम लक्षद्वीप, ये क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। तो याद रखना एक ऐसी यूटी जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम मतलब क्या, पॉपुलेशन यहाँ की सबसे कम पूरे राज्य यूटी में, क्या पॉपुलेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे कम पॉपुलेशन है, और एरिया के हिसाब से भी क्या है, सबसे छोटा यूटी है, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा यूटी भी है। जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया कि जम्मू और कश्मीर को क्या बना दिया जाएगा, अब देखो यूटी बना दिया जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया, इसको प्रभावी में ला दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर अनाउंस्ड 5 अगस्त 2019 एंड इफेक्टिव फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। याद रखना 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को क्या घोषित कर दिया गया, याद रखना यूटी बना दिया गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखना, अब बात किया जाए ये पुदुचेरी माहे, पुदुचेरी का क्या है, माहे, यहाँ पे केरला में दिख रहा होगा, ये माहे दिख रहा है, ये केरला में माहे है। बात किया जाए कराईकल, कराईकल तमिलनाडु, यहाँ पे देखोगे ये कराईकल दिख रहा होगा और ये पुदुचेरी दिख रहा होगा, ठीक। याद रखना तमिलनाडु में क्या है, दोनों लोकेशन है, याद रखना तमिलनाडु में कराईकल है और यनम, यनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, यनम कहाँ पे दिखेगा तुमको, आंध्र प्रदेश में दिखेगा, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखना, जो पुडुचेरी ये 3 जगह हमारा फैला हुआ है, एक तो केरल में फैला हुआ है, दूसरा तमिलनाडु में और चौथा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करें, आगे समझने का प्रयास करें, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ये शब्द का मीनिंग क्या है गुरुजी, थोड़ा ये समझाइए। आपको पता है ये जो लाइन खींची जाती है, ये जो लाइन 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से बात समझ, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये जो लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अब अगर हम बात करें 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इसे हम भूमध्य रेखा क्या बोलते हैं, इसे हम भूमध्य रेखा, क्या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
विषुवत, विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको, इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, अगर अब बात करें हम लोग इसके अकॉर्डिंग, ये एक ऐसी लाइन है जो हमारे पूरे की पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इधर जो डिवाइड करेगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगी, मतलब उत्तर, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ध्यान से बातों को समझने का प्रयास करें, तो इसके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, यहाँ पे नोट करना, हमारा भारत देश कहाँ पे है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है, मतलब क्या, उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में है, याद रखना, थोड़ा ध्यान से बात समझना। यहाँ पे देखा जाए, ये है हमारा भारत, ये भारत दिख रहा है, यहाँ पे श्रीलंका दिख रहा है। अगर अब देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड के अनुसार, मतलब अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार अगर हम बात करें यहाँ पे, अक्षांश के अनुसार हमारा भारत देश कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा के अनुसार अगर हम बात करें, तो देशांतर रेखा के अनुसार इसको हम 0 डिग्री क्या, प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के लाइन के नाम से जानते हैं। इसे हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीनविच, ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जानते हैं। अगर अब बात करें इसके अनुसार, तो देखो यहाँ इधर जो बनेगा, ये जो पार्ट बनेगा, ये जो पार्ट बनेगा, ये पार्ट क्या होगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, और ये जो पार्ट बनेगा क्या बनेगा, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा भारत देश कहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग हमारा भारत देश यहाँ पे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर को दोनों को मिला दे, तो हमारा क्या आएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध आएगा, क्या आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से हम क्या करेंगे, अपने भारत देश को की लोकेशन को इंडिकेट करेंगे। अब बात किया जाए गुरुजी, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में स्थित है, ये तो पता है, याद रखना, यहां से यहाँ की दूरी भी हमने तुमको कितना बताया, 876 किलोमीटर की दूरी है, कहां से, इक्वेटर से भारत की। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे करें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, तो 7 देश, कितने देश है, 7। अब वो कौन कौन से मतलब है देश, तो आपको पता होगा, ये पाकिस्तान दिख रहा है, दूसरा यहाँ नेपाल दिख रहा है, यहाँ भूटान, यहाँ बांग्लादेश, और अपना खुद का इंडिया, और यहाँ श्रीलंका, और ये क्या है, मालदीव। तो टोटल कंट्री कितनी होगी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7 कंट्री हो गई। आप देखना चाहते हो इस चीज को, देख सकते हो यहाँ पे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। मैप में एक बार दिखा दिया गया, फिर से देखना चाहते हो फिर से देख लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दिख रहा होगा पाकिस्तान, ये दिख रहा है हिंदुस्तान, ये दिख रहा है नेपाल, ये दिख रहा है भूटान, ये दिख रहा है बांग्लादेश, और ये दिख रहा है श्रीलंका, और ये दिख रहा है क्या, मालदीव। बात किया जाए प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिणी एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह भारतीय प्लेट पर स्थित, हमारी पृथ्वी में बहुत सारी प्लेट है, ठीक है ना, तो 7 बड़ी प्लेट है और बाकी छोटी प्लेट है 22-23 है। तो अभी इसके बारे में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर, बट हमारा भारत किस प्लेट का भाग है, बात किया जाए तो इंडियन प्लेट, मतलब भारतीय प्लेट, याद रखना किस प्लेट, इंडियन प्लेट, विच इज प्रोजेक्टेड साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालयन इनटू द क्या, इंडियन ओशियन, जो प्रोजेक्ट हो रही कहाँ पे, देखो ये है इंडियन प्लेट। अब इस इंडियन प्लेट में देखो, ये हमारा भारत है, ये श्रीलंका है, ये हमारा भारत है, ये ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये पूरा का पूरा, ये किस तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है, हिमालयन इधर से प्रोजेक्ट होकर इधर तरफ आ रहा है। दूसरी बात अगर हम लोग करें यहाँ पे, देखें समझे, आकार तथा विस्तार, साइज एंड एक्सटेंट, तो क्षेत्रफल के अनुसार हमारे भारत देश का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरे विश्व के क्षेत्रफल में इसका योगदान 2.43% है। तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका 2.4% याद रखो, बस 3 मत याद रखो। और विश्व की जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखना 2011 की जनगणना
2011 सेंसस, जो 2011 का सेंसस हुआ था, सेंसस जो हुआ था उसकी जनगणना के अनुसार पूरे विश्व की पॉपुलेशन में 17.5% का योगदान है किसका, हमारी भारतीय पॉपुलेशन का। और याद रखना क्षेत्रफल के हिसाब से हम किस नंबर पे आते हैं, तो हमारी जो रैंक है वो रैंक कितनी है, तो रैंक हमारी क्या है, 7th है, अकॉर्डिंग टू क्या, एरिया। बात किया जाए भारत की जनसंख्या के अनुसार, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हम किस नंबर पे आ चुके हैं, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हम किस नंबर पे आ चुके हैं, तो प्रेजेंट टाइम पे हम फर्स्ट प्लेस पे आ चुके हैं। प्रेजेंट टाइम पे हम किस स्थान पे आ चुके हैं, तो प्रेजेंट टाइम पे अभी हम लोग फर्स्ट प्लेस पे आ चुके हैं। किस प्लेस पे आ चुके हैं प्यारे बच्चों, तो प्रेजेंट टाइम पे हम लोग फर्स्ट प्लेस पे आ चुके हैं। किस नंबर पे, फर्स्ट प्लेस पे। तो किस नंबर पे आ चुके हैं, फर्स्ट प्लेस। याद रखना अभी कहाँ पे हैं हम लोग, किस स्थान पे हैं, तो अभी हम लोग पहले स्थान पे हैं। कहाँ, पहले स्थान, पहले स्थान पर, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे। किसके अनुसार, तो याद रखना यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अनुसार हम किस प्लेस पे हैं, फर्स्ट प्लेस पे। ठीक, याद रखना ये डाटा अननेसेसरी है। ठीक, दूसरी बात, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखें थोड़ा समझें, अब इसी चीज को हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि यहाँ पे देखो दो चीज है, बाई एरिया सबसे बड़ी कंट्री कौन है, रसिया, दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो फैला हुआ है क्या है, रसिया। फिर दिख रहा होगा आपको कनाडा, ये जो पूरा क्षेत्र फैला है क्या, कनाडा। फिर आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड स्टेट, ये क्या है, अमेरिका है। फिर आपको दिख रहा होगा चाइना, ये चाइना दिख रहा है। फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा ब्राजील, ये ब्राजील दिख रहा है। फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा। और फिर ये हमको अपना भारत दिख रहा है, क्या, अपना भारत दिख रहा होगा। और फिर अगर हम बात करें अर्जेंटीना, तो यहाँ पे अर्जेंटीना भी दिख रहा होगा, क्या, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बात अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करें। अब ये जो चीजें हमने पढ़ा है, सबसे बड़ी कंट्री कौन है, ध्यान समझना, सबसे बड़ी कंट्री क्या है एरिया के अनुसार, रसिया, फर्स्ट प्लेस पे है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि पूरे विश्व की सबसे छोटी कंट्री का नाम बताइए बाई एरिया, तो वो कौन है, वेटिकन सिटी, एक यूरोपीय कंट्री। पूरे विश्व की सबसे छोटी कंट्री का नाम क्या है, वेटिकन सिटी। अगर एरिया की बात आई तो क्यों ना हम यहाँ पे सारा का सारा खेल ही खत्म कर देते, एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो अगर हम बात करें बाई एरिया, ध्यान समझना सर, बाई एरिया, बाई एरिया की अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें, सर बाई एरिया अगर यहाँ पे आप बता ही रहे हैं तो सारी चीज बता दीजिए। बाई एरिया अगर कॉन्टिनेंट की बात करें, क्या, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है सर, महाद्वीप, क्या, महाद्वीप। तो सबसे बड़ा मतलब सबसे लार्जेस्ट महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट, और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट। बात करें यहाँ पे प्यारे बच्चों, लार्जेस्ट की अगर बात करें तो सबसे बड़ा कौन से बाई एरिया, एशिया है। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। अब इनका ऑर्डर कभी कभी एग्जाम में जमाने के लिए पूछ लेता है, तो ऑर्डर चलो हम जब यहाँ जमा देते हैं पूरा। तो सबसे बड़ा कौन है बताओ, सर एशिया है। फिर एशिया के बाद कौन आएगा, अफ्रीका आएगा। कौन आएगा, अफ्रीका के बाद कौन आएगा, साउथ अमेरिका आएगा, नॉर्थ अमेरिका आएगा। नॉर्थ अमेरिका के बाद आएगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद क्या आएगा, अंटार्कटिका। कौन आएगा, अंटार्कटिका आएगा। अंटार्कटिका के बाद कौन आएगा, सर यूरोप आएगा। और यूरोप के बाद फिर कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अभी एरिया से चर्चा हो रही है, एरिया से रिलेटेड। तो आपने कॉन्टिनेंट देख लिया, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन। अब हम बात करने जा रहे हैं सर सबसे, ये एरिया की बात होगी, कंट्री आपने जान ही लिया है, सबसे बड़ी कंट्री कौन है, सबसे छोटी कंट्री, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे जान ही लेते हैं। ठीक, दूसरी बात अगर हम लोग करें, देखो बात करें कंट्री की, किसकी, कंट्री, कंट्री की अगर हम चर्चा करें मतलब देश, एरिया के अनुसार हो रही है ये चर्चा जो भी हो रही है, बाई एरिया, बाई एरिया। एरिया के अनुसार अगर हम बात करें
तो लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी। और स्मॉलेस्ट की बात करें, किसकी? स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन है? ये हम बता चुके हैं आपको, कौन है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यूरोपीय कंट्री है। लार्जेस्ट की बात करें, कौन है? लार्जेस्ट कौन है? रसिया है। कौन? रसिया। अब ऑर्डर जमाने के लिए अगर पूछ लेगा तो कैसे बताएंगे? तो ऑर्डर जमाने के लिए अगर हमसे पूछेगा तो क्या बताएंगे इसको? ऑर्डर जमाने के लिए अगर पूछ लिया एग्जामिनर तो ऑर्डर जमाना बहुत आसान है। देखो, ऑर्डर जमाने के लिए अगर पूछ लेगा तो इसको करा सर, यहाँ पे आ जाएगा रसिया। रसिया, फिर रसिया के बाद क्या आएगा? कनाडा। कनाडा, कनाडा के बाद क्या आ जाएगा? यूएसए। यूएसए के बाद क्या आ जाएगा? चाइना। चाइना के बाद क्या आ जाएगा सर? ब्राज़ील। क्या आ जाएगा? ब्राज़ील। अब ब्राज़ील के बाद कौन सा आ जाएगा? 1 2 3 4 5, फिर कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा आ जाएगा? इंडिया। बस यहीं तक याद रखना, ठीक। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया आपका कंट्री। अब यहीं से हम लोग एक स्लाइड और जोड़ लेते हैं, स्टेट के बारे में लगे हाथ पढ़ लेते हैं। सर स्टेट मतलब, स्टेट स्टेट मतलब राज्य। राज्य की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट राज्य की बात करें, क्या? लार्जेस्ट। बाई एरिया ही पढ़ रहे हैं, याद रखना। लार्जेस्ट और क्या? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट किसके अनुसार पढ़ रहे हैं सर? बाई एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। बाई एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो याद रखना, सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा? राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के बाद क्या आता है? एमपी। एमपी के बाद क्या आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आता है। और महाराष्ट्र के बाद कौन आता है सर? यूपी। और यूपी के बाद क्या आता है सर? गुजरात। कौन आता है? गुजरात। कौन आ जाता है? गुजरात। बात करें सर स्मॉलेस्ट की तो आपको पता होगा, गोवा। गोवा के बाद कौन आता है? सिक्किम। और सिक्किम के बाद कौन सा आ जाता है? ये हो गया क्या? गोवा। सिक्किम के बाद क्या आ जाएगा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद क्या आ जाएगा? नागालैंड। नागालैंड। और नागालैंड के बाद क्या, कौन सा आ जाएगा? मिजोरम। मिजोरम, ठीक। जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है वो सारी की सारी चीजें कहाँ से पढ़ रहे हैं? बाई एरिया पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेना, यूटी। बात करें यूटी। यूटी। यूटी तो सबसे बड़ी यूटी बाई एरिया कौन है? लद्दाख। लद्दाख। और सबसे छोटी यूटी कौन है बताओ तो? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक। यूटी भी हो गया। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की। बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट की भी चर्चा कर लेते हैं यहीं पे। तो अब चर्चा कर ही रहे हैं तो पूरा ही कर देते हैं। बात करें डिस्ट्रिक्ट की। अब जो हम बात करने जा रहे हैं किसकी करने जा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? देखो, बात करें डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? याद रखना। और बात करें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट की बात करें अगर तो याद रखना, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? कच्छ। कहाँ पे? कच्छ इन क्या? गुजरात। और बात करें स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तो माहे। माहे इन कहाँ? पुदुचेरी। याद रखना। आशा करते हैं एरिया से रिलेटेड जितना भी डाउट था पूरा पूरा क्लियर। सोचो हम लोग कॉन्टिनेंट से चले और यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट तक सारी चीजें बता दी। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे समझेंगे। देखो, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे चर्चा क्या कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या? अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अंतर क्या? ध्यान से बातों को सुनो। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या अंतर होता है? याद रखना, इसको अक्षांश को लैटिट्यूड बोला जाता है और देशांतर को क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। याद रखना,
अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, मतलब इट इज इमेजिनरी लाइन विच आर ड्रॉन ऑन क्या ग्लोब। याद रखना ग्लोब में ये क्या होती, काल्पनिक रेखाएं होती। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब। बात किया जाए अक्षांश रेखाएं, प्यारे बच्चों आज की डेट में आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में इतना डिफरेंस जान जाएंगे कि आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक पॉइंट को बहुत सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से क्वेश्चन आया तो। बात किया जाए सर अक्षांश क्या होती है, लैटिट्यूड क्या होती है, याद रखना करीब 10 से 15 डिफरेंस आपको यहाँ पे आज पता चल जाएगा। सर विषुवत वृत्त इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी एंगुलर डिस्टेंस को अक्षांश रेखा कहते हैं। मतलब याद रखना ये कोणीय दूरी है, मतलब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस सिचुएटेड इन द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन फ्रॉम द इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। सपोज दैट ये क्या है आपकी, क्या है विषुवत रेखा। मतलब अगर हम बात करें विषुवत रेखा को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। नॉर्थ की तरफ कोई भी पॉइंट यहां से उठाइए उसकी जो कोणीय दूरी बनेगी, सपोज दैट यहां से बनाओ कोई एंगुलर डिस्टेंस मान लो, ये जितनी भी एंगुलर डिस्टेंस बनेगी ये जो एंगुलर डिस्टेंस बन रही ये इसी को हम बोलेंगे क्या, इक्वेटर। अब लैटिट्यूड बात किया जाए, यह पृथ्वी पर विषुवत रेखा इक्वेटर के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा। मतलब देखो ये इक्वेटर है, जितनी भी लाइन खींचोगे ये सारी लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अभी आगे आपको और ग्रिड दिखेगा यहाँ पे। यह पृथ्वी विषुवत रेखा इक्वेटर के समांतर पैरेलल खींची गई काल्पनिक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। याद रखना क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। बात किया जाए दूसरा पॉइंट की, सर इसे हम डिनोट किससे करते हैं, फाई एक सिंबल होता है दर्शाया जाता है उससे। पृथ्वी पर कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, 181 181। बट यहां चीजों को समझना है, जब हम ये क्या है नॉर्थ पोल है और ये क्या है सर साउथ पोल। जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एज ए पॉइंट कंसीडर करते हैं तब हम इन्हें क्या विषुवत वृत्त नहीं मानेंगे। तब फिर कितनी संख्या होगी हमारे पास 179। और अगर हम इनको भी सर्कल में कंसीडर करेंगे तो क्या बनेगा, कितनी हो जाएंगे, तब 181 अक्षांश वृत्त रेखा है। और ये ध्रुव उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आशा करते हैं पॉइंट क्लियर हो गया। ये देखो कोणीय दूरी, जितनी भी दूरी दिखा रहा है ये कोणीय दूरी, मतलब एंगुलर डिस्टेंस के बारे में ही चर्चा कर रहा है। अब बात करें यहाँ पे, ध्यान से देखना सर विषुवत वृत्त विषुवत रेखा इक्वेटर सर्कल, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ये इसको 0 डिग्री अक्षांश बता चुके हैं। इसे लैटिट्यूड लाइन भी कहा जाता है। यह ऐसी रेखा वृत्त है जो कि हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती। इधर की तरफ उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर, इधर सदर्न साउथ हेमिस्फीयर। दूसरी बात करें अगर हम लोग, इट इज आल्सो फॉर 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन एंड विच डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखना ये हमारे भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है और 8 राज्यों से गुजरती है। क्या 8 राज्य, कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से गुजरती, बाकी आगे आपको मिलेगा देखने को। ठीक, ये दिख रहा होगा, ये कर्क रेखा इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मकर रेखा इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कितने डिग्री पे है, ये देखो यहाँ पे, ये 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड और ये क्या है 23.5 वही, ठीक साउथ लैटिट्यूड। अब बात किया जाए यहाँ पे, ध्यान से बातों को समझ, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है ये भी पता चल गया। अब जो हम चर्चा करेंगे यहाँ पे देखो जो चर्चा करेंगे वो आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल 66 66.5 मतलब 66.5 उत्तरी अक्षांश, ये
इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। ये किस अक्षांश पे है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अब बात किया अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्कल, तो 66.5 पे ये है, और ये क्या दक्षिणी ध्रुव है, और ये क्या है उत्तरी ध्रुव है। बात किया जाए यहाँ पे तो ये अंटार्कटिक महासागर में है, ये ओशियन में स्थित है, ये बात है। उत्तरी ध्रुव ये तो पता ही है 90 डिग्री पे उत्तर पे होगा, और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ पे होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा समानता अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, 1 डिग्री, 1 डिग्री की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। याद रखना 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर, रट लेना, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें, ऐसी रेखाएं देशांतर, ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल को दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल से मिलाती है, वर्टिकली लाइन, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली रेखा ये मिलाई, ये इसको मिलाई, ये इसको मिलाई, ये इसको मिलाई, देख रहे हैं ये सारी सारी लाइन क्या कर रहे हैं, दो पोल्स को क्या कर रहे हैं, मिलाने का ही क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बट याद रखना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को ही हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और इनका नेचर क्या होता है, वर्टिकल। यह समय निर्धारित करती हैं और स्थिति के बारे में बताती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी, 360, उसकी कुल संख्या क्या थी 181, इसकी 360। वो क्लाइमेट के बारे में और लोकेशन के बारे में बता दिए, समय और लोकेशन दोनों के बारे में ये भी बताती है, याद रखना। अब यहां बात करें, वो पैरेलल होती थी, ये पैरेलल नहीं है। देखो जैसे जैसे ध्रुव के पास ये जाएंगे इनके बीच की दूरी कम होती, यहाँ पे इक्वेटर के पास इनके बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। याद रखना अक्षांश रेखाएं रेखा ना होकर बल्कि एक वृत्त है, और ये क्या है, रेखा है। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड जो है वो क्या है, वृत्त है, ये रेखा है, क्योंकि ज्वाइन कर रही 2 पॉइंट, जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती है। जबकि देशांतर रेखाएं वृत्त ना होकर बल्कि रेखाएं हैं जो कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को जोड़ने का प्रयास करती, मतलब ये जो है क्या है, लाइन है, वो क्या है, सर्कल। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे सर, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं समांतर पैरेलल नहीं होती। दिख रहा है साफ साफ आंखों के सामने, कहीं पैरेलल दिख रही, बताओ, यहाँ जाके टच कर जा रही है, यहाँ जाके टच, कभी पैरेलल नहीं। वो क्या थी, पैरेलल थी। यह अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर इन नेचर होता है। देखो कोई किसी को भी निकाल लो ऐसे, देखो ऐसा शेप बन रहा होगा, 0 डिग्री, वहां पे 0 डिग्री, इसको हम क्या बोलते थे, इक्वेटर बोलते थे। ये जो 0 डिग्री इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन के नाम से जानते हैं। याद रखना प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पृथ्वी को पूर्व एवं पश्चिम गोलार्ध, याद करो इधर की तरफ वेस्टर्न हेमिस्फेयर और इधर की तरफ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती थी, ये और ये डिवाइड करती थी नॉर्थ साउथ में, और ये डिवाइड करती ईस्ट और वेस्ट में। ये चीजें आपको बता दी गई। दूसरी बात अगर हम लोग चर्चा करें, सर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर इनकी मध्य की दूरी कम होती है, अभी बताएं। जैसे जैसे तुम, ये भूमध्य रेखा है, इधर से इधर जा रहे हो देखो कम हो रही दूरी, इधर से इधर आ रहे हो देखो दूरी कम हो रही, बट भूमध्य रेखा पे दूरी क्या है, ज्यादा है। पोल पे दूरी क्या होगी, कम होगी। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एक ऐसा महासागर जहां पे 0 डिग्री अक्षांश मतलब लैटिट्यूडनल लाइन एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन। देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा तथा पश्चिमी देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। इसलिए यदि देशांतर रेखाओं को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। प्यारे बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो क्या कहेंगे, मेरिडियन लाइंस आर डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न मेरिडियन एंड वेस्टर्न मेरिडियन, देयरफॉर इफ द लॉन्गिट्यूड lines are divided into two equal parts, then there will be 180 degree eastern longitude and 180 degree western longitude. अब ध्यान से देखिए यहाँ पे विषुवत रेखा, इक्वेटर पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी होती, बता चुके हैं पहले। ये ध्रुव पे बढ़ते जाते हैं देशांतर की रेखाएं क्या होती, दूरी कम होने लगती है, ये सब पहले बता दिए। याद रखना
दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 32 किलोमीटर होती है। याद रखो, क्वेश्चन आ चुका है यहां। ठीक, अब अगर हम बात करें, ध्यान दें, वह देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर तथा 0 डिग्री पश्चिमी देशांतर पीछे बता दिए। ठीक, ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं इसको या प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। पहली चीजों को हमने क्लियर कर दिया। दूसरी बात, पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने में कुल 24 घंटे का समय लगाती है, अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम कि 1 डिग्री इक्वल टू कितने मिनट होता है? 4 मिनट होता है। ठीक, ये द अर्थ टेक्स अ टोटल ऑफ 24 आवर्स टू रोटेट 360 ऑन इट्स एक्सिस, सो इट टेक्स 4 मिनट फॉर द अर्थ टू rotate to 1 degree, therefore difference of 1 minute is found between each longitude। ठीक, याद रखना, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया। भारत की, याद रखना, इंडिया का मतलब द स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी कितना? 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री देशांतर से लेके इतने डिग्री के बीच में 5.5 घंटे का अंतर। कितने घंटे का? 5.5 घंटे का। बार बार क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में। 0 डिग्री मतलब ग्रीनविच रेखा से भारतीय मानक समय रेखा के बीच का समय में अंतर कितने डिग्री, कितने घंटे का है? 5.5 घंटे का अंतर। ये सारी चीजें कैलकुलेशन है। 1 मिनट, 4 मिनट, इतने मिनट, 5 घंटा 30। ठीक, याद रखना, समानता ग्लोब पर अनंत अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाए। क्या ग्लोब पे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड। मतलब जैसे ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा। अब ये जो रेखा काटेंगे एक दूसरे को, ये जो रेखाएं काटेंगे, ये जो बनेगा, क्या बन रहा है? देखो ग्रिड का पैटर्न बन रहा है ना, यही ग्रिड है। ठीक, बात करें यहाँ आगे देखें। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे क्या? भारत की महत्वपूर्ण बिंदु। भारत के, सर कितना टाइम हो गया? अब आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे अगले टर्न पे, यहाँ पे भारत के आज जो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे ज्योग्राफी में, वो बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया किसके बारे में? सर, हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, ज्योग्राफी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ज्योग्राफी के फादर कौन है, मॉडर्न ज्योग्राफी, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, जियोग्राफी किसने कौन सी बुक लिखी। फिर हम लोगों ने वीआईपी डिफरेंस देखा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। तो ये था जो हमारा ज्योग्राफी का पूरा इंट्रो वीडियो। अब कल की डेट में जो हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, वो पढ़ेंगे अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया में हम लोग देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें कल हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं यहाँ तक सारी की सारी चीजें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो जय श्री राम, जय हिंद। आशा करते हैं आपको हमारी चीजें पढ़ाई हुई समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपको हमारी क्लास पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप में जाके इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फाउंडेशन बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के सेक्शन में प्राप्त हो जाएगी। ठीक।